नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पंकज जायसवाल और आप देख रहे हैं द होप क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस कोरोना महामारी से समस्त संसार परेशान है, हम सब परेशान हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपको धैर्य नहीं खोना है और सरकार द्वारा कहे जा रहे लॉकडाउन के नियम का आपको सख्ती से पालन करना है और करवाना भी है। जो आपके आसपास के लोग हैं उनको आप इस बारे में समझाएं कि सभी लोग लॉकडाउन के नियम का सख्ती से पालन करें। अति आवश्यक कार्य पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें, अनावश्यक कार्य पड़ने पर घर से बाहर ना निकलें। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप स्वस्थ हैं तो आपका परिवार स्वस्थ होगा और परिवार के स्वस्थ होने के साथ साथ आपका गांव स्वस्थ होगा और गांव के स्वस्थ होने से हमारा राज्य स्वस्थ होगा और राज्य के स्वस्थ होने से हमारा देश हिंदुस्तान स्वस्थ होगा। इसलिए हमें अपने देश को, हिंदुस्तान को स्वस्थ रखने के लिए हमें अपने आप को स्वस्थ रखना ही पड़ेगा। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप लोग खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखें और अपने देश को भी स्वस्थ रखें। आइए आज हम शुरू करते हैं अपना क्लास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं और ये बेसिक पॉइंट्स है, ये इस पॉइंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं, समझेंगे इसको। जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है K4 FeCN का होल 6। ओके बच्चों, ये आपको याद होगा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का उदाहरण है। ठीक है, तो आप यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि ये Fe क्या है? धातु है, मेटल है। ये क्या है बच्चों? ये आपका है मेटल, यानी कि इसको हम बोलेंगे धातु है। ओके, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमेशा एक एलिमेंट धातु होगा, मेटल होगा, और इसी धातु को हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, CMA, सेंट्रल मेटल एटम। ओके बच्चों, अब सवाल ये है इसका यहाँ पर कार्य क्या है? सेंट्रल मेटल एटम का यहाँ पर कार्य क्या है? तो इसके पास में जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, अणु होंगे, उनसे ये इलेक्ट्रॉन को लेगा। यानी कि ये जो Fe है, यानी सेंट्रल मेटल एटम है, वह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। किससे करेगा? जो उसके बगल में मॉलिक्यूल हैं, और उनसे इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहां पर ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। ओके बच्चों, अब इसका परिभाषा क्या होगा यहां पर देखते हैं हम लोग। ओके, डेफिनेशन क्या होगा इसका? तो हम कहेंगे यहां पर कि सेंट्रल मेटल एटम is a metal which accept electron pair from other molecules or atom to form
और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इट्स कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंट्रल मेटल एटम इज अ मेटल विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। केंद्रीय धातु परमाणु एक ऐसा धातु है जो किसी दूसरे अणु या परमाणु से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, उसको हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। ओके बच्चों, आप टेंशन मत लो, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा, मैं आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। इसको भी मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख ले और इसको आप मैसेज करना, इसको मैं सेंड कर दूंगा। तो ऐसे ही हम एक एग्जांपल और यहां पर लिख सकते हैं, जैसे कि CONH3 का होल 6 एंड Cl3। ओके, अब यहां पर ये क्या है, ये आपका है मेटल, तो ये बन गया आपका सेंट्रल मेटल एटम। और जो इसके बगल में है ये मॉलिक्यूल, जो इसके बगल में, इसको हम नाम देंगे लिगेंड। क्या नाम देंगे? लिगेंड। क्या नाम देंगे? लिगेंड। लिगेंड क्या होता है अभी इसके बाद का पॉइंट आएगा, समझेंगे, बस अभी सुन लो आप कि इसको नाम क्या देंगे, इसको बोलेंगे ये लिगेंड है। तो बच्चों अब सवाल ये है कि कौन से ब्लॉक के एलिमेंट या कौन से ब्लॉक के मेटल सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका आंसर है डी ब्लॉक के एलिमेंट। समानता देखा गया है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट ही सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं। तो कहेंगे यहां पे कि जनरली डी ब्लॉक metals are behave as central metal atom due to। अब ऐसा क्यों होता है? क्या बोला मैंने कि समानता देखा गया है कि डी ब्लॉक के धातु ही सेंट्रल मेटल धातु की तरह बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? इसके तीन हमारे पास रीजंस होते हैं। फर्स्ट है कि इसका साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज, छोटा आकार। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया कि इसका साइज छोटा होता है, इसलिए ये हमारा पॉइंट नंबर 2, हाई न्यूक्लियर चार्ज। हाई न्यूक्लियर चार्ज, अधिकतम नाभिकीय आवेश, उच्च नाभिकीय आवेश। ओके, एंड पॉइंट नंबर 3, इट्स हैव vacant d ऑर्बिटल्स। इसके पास डी कक्षक खाली होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बन गया? इसका साइज कैसा होता है? छोटा। पॉइंट नंबर 2 क्या बन गया? इसका जो नाभिकीय आवेश है उच्च होता है, हाई होता है। और थर्ड पॉइंट है इसका कि इसके डी कक्षक खाली होते हैं, कुछ भरे भी होते हैं, कुछ खाली भी होते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर साइज छोटा है और इसका चार्ज हाई है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है। दो बातें कहा कि जब साइज छोटा हो और इसका नाभिकीय आवेश उच्च होता है तभी इलेक्ट्रॉन को आसानी से एक्सेप्ट कर सकता है।
ओके, एंड देन और इसके पास जगह भी तो खाली है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो कहाँ जाएंगे, इसके पास जगह भी तो खाली होना चाहिए, तो यहाँ पर जगह भी तो खाली है। इसी प्रकार हम कहेंगे कि ये तीनों रूल यहाँ पे फॉलो कर रहा है, इसलिए डी ब्लॉक के मेटल से सेंट्रल मेटल एटम की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बात? ठीक है, इसको लिखिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा पॉइंट है लिगेंड। ठीक है, अभी आपसे मैंने कहा था कि सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो लिगेंड होता है। अभी कहा था मैंने कि K4 FeCN6 है, तो यहाँ पर Fe क्या है हमारा, Fe हमारा है सेंट्रल मेटल एटम, और ये क्या होगा हमारा लिगेंड होगा। ओके बच्चों, समझते हैं इसको है, यानी कि लिगेंड है क्या? लिगेंड एक ऐसा परमाणु है या परमाणु का समूह है जो अपना लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को देता है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि एक बात और, लिगेंड का सिंबल होता है एल। इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। समझेंगे कि अगर हमारे पास कोई धातु है, धातु मीन्स एम मेटल, और यहाँ पे एल लिगेंड है, और लिगेंड के पास यहाँ पर एक लोन पेयर है, हमेशा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, और जैसे ही इसको अप्रोच करेगा लिगेंड एम के पास पहुंचेगा, ये लिगेंड अपना लोन पेयर एम को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, डोनेट कर देगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ओके बच्चों, एक बार आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि मेटल और लिगेंड में कौन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ऑप्शन थे एम एल, या ऐसे भी था ऑप्शन यहाँ पे कि एम एल, और भी दो ऑप्शन थे, याद नहीं मुझे। तो इसका आंसर क्या था, ये था इसका आंसर। ओके, अब इसका परिभाषा क्या होगा देखते हैं। इसका परिभाषा क्या होगा, डेफिनेशन हम कहेंगे लिगेंड्स आर एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम which donate electron pairs to central metal atom to form coordination bond। इसका अर्थ क्या होगा कि लिगेंड परमाणु या परमाणुओं का समूह है जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को दान करता है, उनको हम बोलेंगे लिगेंड है। तो दो बातें हमने कर लिया, क्या किया कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है और लिगेंड क्या होता है। सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारा धातु होगा उसको हम बोलेंगे सेंट्रल मेटल एटम, और उसका रोल क्या है, उसका रोल है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, और कौन देगा, लिगेंड देगा। कहेंगे कि लिगेंड क्या है कि परमाणु या परमाणु का समूह है जो सेंट्रल मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ओके बच्चों, इसको लिखिए। तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लास्ट क्लास में इसको मैंने पढ़ाया था और आप इसको जानते भी होंगे। मैंने कहा था कि लेविस एसिड और लेविस बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेविस अम्ल प्लस लेविस क्षारक,
की कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, CC, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सवाल ये है कि लेविस अम्ल क्या होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। लेविस बेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन का दान करता है, उन्हें बोलते हैं लेविस बेस। और यही बेस क्या बन गया, बेस को हम कहेंगे लिगेंड। ये बेस क्या बन गया बच्चों, लिगेंड बन गया। और ये जो लेविस अम्ल है, लेविस अम्ल है क्या, ये आपका है मेटल। क्या है, मेटल। तो अभी आपसे मैंने कहा था कि सेंट्रल मेटल एटम कौन से ब्लॉक के होते हैं, तो आपने कहा डी ब्लॉक के होते हैं, यानी कि डी ब्लॉक का ये मेटल है। और डी ब्लॉक को हम कहते हैं ट्रांजिशनल मेटल। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल मेटल। ट्रांजिशनल मेटल इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब यानी कि बन गया आपका ट्रांजिशनल मेटल, डी ब्लॉक का होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेविस अम्ल। और इसको हम लोग क्षारक को कहते हैं लिगेंड। आप यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेविस बेस यानी जो बेस है उसको हम एज्यूम करते हैं लिगेंड की तरह, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी लेविस बेस को हम कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे इसको हम बेस को लिगेंड, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे इसको बेस को न्यूक्लियोफाइल। आगे आएगा तो वहां पढ़ेंगे, अभी बस सुन लो आप, ठीक है बच्चों। तो अभी इसके एग्जांपल्स भी कुछ हो सकते हैं। लेविस एसिड, लेविस बेस के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हम लोग हैं। लेविस बेस के एग्जांपल्स क्या कर सकते हैं, इनके पास 4 लोन पेयर वाटर है, ठीक है, CO भी बनता है लेविस बेस, NH3 अमोनिया भी बनता है, CN-। बहुत सारे हैं हमारे पास लेविस बेस की तरफ। लेविस एसिड क्या क्या होता है, तो Fe+2 Fe+3 Cu+2 Pb+etc। बहुत सारे होते हैं, इतना काफी है, इतना लिखिए आप पहले। तो प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग घर पे रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें और साथ ही साथ घर पे बैठ के पढ़ाई भी करते रहें। अपना ख्याल रखें। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो प्यारे बच्चों मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और साथ में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। उसमें कह रहा है कि लेविस एसिड और लेविस बेस को फाइंड आउट करो। देन तो यहाँ पर करते हैं, जो हमारा धातु होगा वो क्या बनेगा, लेविस एसिड, और जो हमारा बेस होगा, लिगेंड होगा, वो क्या बनेगा हमारा लेविस बेस। तो Fe क्या बन गया, धातु है, लेविस एसिड। Cn क्या बन गया, लेविस बेस। यहाँ पर लेविस एसिड क्या है, कोबाल्ट CO, और यहाँ पे लेविस बेस क्या है, अमोनिया NH3। एंड देन यहाँ पर आयरन होगा, लेविस एसिड, एंड लेविस बेस क्या बनेगा, साइनाइड, एंड सिल्वर यहाँ पे लेविस एसिड है, एंड लेविस बेस यहाँ पर है अमोनिया NH। ओके बच्चों, तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, इसको आप लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि CCl4 लेविस अम्ल नहीं है, लेकिन
SiCl4 लेविस अम्ल है, ऐसा क्यों हो रहा है? और आप जानते भी होंगे कि कार्बन सिलिकॉन सेम ग्रुप के होते हैं, सेम फैमिली के होते हैं, उसके बाद भी दोनों का बिहेवियर अलग अलग क्यों है यहाँ पे? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि CCl4 में जो कार्बन है, कार्बन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, लेकिन SiCl4 में सिलिकॉन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल यानी कि खाली डी कक्षक होते हैं। आपको मैंने कहा था कि लेविस अम्ल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के लिए उसके पास जगह तो भी होनी चाहिए ना, ठीक है ना बात ये। अगर कोई आदमी है किसी से पैसे मांग रहा है तो उसके पास पैसे को रखने के लिए जेब में जगह तो भी होनी चाहिए। अगर जेब में जगह ही नहीं है तो कैसे उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना बात है। तो सेम बात यहाँ हो रहा है कि अगर किसी को इलेक्ट्रॉन लेने हैं तो उसको उसके पास जगह खाली होना चाहिए, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? लेविस अम्ल होता है। तो हम कहेंगे यहां पर कि CCl4 में कार्बन के पास खाली डी कक्षक नहीं होते हैं। परंतु एक बात और यहाँ पे देखिएगा आप कि CCl4 न लेविस एसिड है और ना ही लेविस बेस है, क्योंकि लेविस बेस कौन का जो देता है, नहीं लेगा न देगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि इसके पास जगह ही नहीं है, और क्यों नहीं देगा? इसके पास है ही नहीं, ठीक है ना बात ये। तो क्वार्टेशन कंपाउंड कब बनता है? जब आप दें या आप लें, ठीक है ना बात ये। तो यहाँ पर ये ना लेविस एसिड है और ना ही लेविस बेस है, परंतु SiCl4 के पास खाली डी कक्षक है, इसलिए SiCl4 लेविस अम्ल है। तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, बस ये बहुत सिंपल भी है, आपको इसका आंसर याद होना चाहिए, ठीक है। इसको लिखिए आप। तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि AlF3 लेविस अम्ल क्यों होता है? तो आपने बॉन्डिंग पढ़ा होगा बच्चों, तो देखते हैं यहाँ पर कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, बॉन्डिंग कैसे बनता है। कुछ इसका ऐसे बनता है बॉन्डिंग, और आप जानते हैं कि F के लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप जानते हैं कि F के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो 7 था यहाँ पे, इसने एक यहाँ पर साझा में दे दिया, इसके पास 6 बचा, 6 और एक डबल बॉन्ड, यानी कि बन गया 6 तो 8, यानी F के पास कितना आ गया? 8 इलेक्ट्रॉन सबके पास। लेकिन F के पास कितना होगा बच्चों? देखते हैं, यहाँ बॉन्ड 3 है, 3 दूनी 6, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो कहेंगे AlF3 में एल्युमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये लेविस अम्ल है। क्या कहेंगे? AlF3 में एल्युमिनियम का अष्टक कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये हमारा लेविस अम्ल है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अपने दोस्तों को ये शेयर भी कर दें, ताकि उनका भी जो समय वेस्ट हो रहा है, समय बर्बाद ना हो और कुछ नया सीख सकें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इस लॉकडाउन के नियम का पालन करते रहें, अपना ध्यान रखें और घर पे रहें, और समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।